So let us compute her total income in situation 1. Situation 1, she is the non-resident in India. Why sir she is not resident in India? Because she is neither satisfying any one of the basic condition. So her total income will be computed in a such a way. Income from house property, 2,75,000, standard deduction 30%, interest on loan, and her taxable in IFHP will be 95,000. And gift की जो बात की थी under section 56 subsection 2, gift from relative not taxable, gift from non-relative friend से fully taxable. तो उनका टोटल इनकम हो जाता है 2,67,000. इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा अप टू 2.5 लाख नील 2.5 लाख टू आगे का जितना भी है. तो 17,000 इंटू 5% अगर आप करोगे तो 17,000 इंटू 5% अगर करोगे तो 850 आता है. देन यू हैव टू ऐड एजुकेशनल सेस ईयर, तो 884 आता है. योर राउंडेड ऑफ आंसर इज 880. वन थिंग इज दैट यू नीड टू राइट हियर विथ वेरी मच कॉशन दैट सेक्शन 87A इज नॉट एप्लीकेबल. You are saying it is applicable, but 87 is not applicable. So why 87 is not applicable? Baba, why? हाँ, 87 is applicable only to resident. Only resident को लगता है, and she is the non-resident. Therefore, rebate is not applicable. So never forget this. ठीक है ना? ये सारे छोटे-छोटे points होते हैं which you know drain your marks in examination. तो ये यहाँ पे ये note जो लिखा है, this is very very important note कि 87A would not be available because she is a non-resident. ओके आगे चलते हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस चार्ली इन केस इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम इज 18 लाख रुपीज. अगर उनका टोटल इनकम 18 लाख होगा तो क्या बदल जाता सर? कुछ नहीं. अगर वो टोटल इनकम उनका 18 लाख होता तो वो जो 182 डेज का जो कंडीशन लिखा है वो 120 डेज हो जाता. अच्छा, तो ये जो 182 डेज का जो हमने कंडीशन लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला कंडीशन हो जाता 182 डेज का. यहाँ पे जो 182 रहता है ये 120 डेज हो जाता. और अगर 120 डेज हो जाता तो लास्ट ईयर में शी स्टेड इन इंडिया फॉर 177 डेज ना. तो 177 डेज के हिसाब से तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पार्ट ए सेटिस्फाई हो जाएगा. ये डू यू अग्री? यस. 177 के हिसाब से पार्ट ए सेटिस्फाई होगा, लेकिन वो लास्ट 4 ईयर में तो खाली 16 डेज ही रुकी थी, तो पार्ट बी सेटिस्फाई नहीं होगा ना. 177 के हिसाब से पार्ट ए सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन पार्ट बी तो सेटिस्फाई नहीं होगा. राइट. तो देखो, इफ शी इज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख, the condition of stay for a period exceeding 120 days during the previous year and 365 during the 4 preceding previous year would be applicable for being treated as a resident. Since her stay in India exceeds 120 days, but period of her stay in India during 4 preceding year is less than 365 days, her residential status would continue to remain non-resident. वो तो पार्ट ए हो गया. फर्दर वो कौन सा सर? फर्दर अभी हमें 61A के बारे में बात करनी पड़ेगी. फर्दर शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, ये PIO है. ठीक है ना. सिंस शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेक्शन 61A जो अभी नया सेक्शन आया हुआ है, deeming the individual to be a citizen of India would be deeming individual to be a resident of India होना चाहिए था. Okay, would not get attracted in her case even though she is the person of Indian origin and her total income from Indian sources exceed 15 lakh rupees and she is not liable to pay tax in USA. Therefore, her residential status would still remain non-resident. ये समझा आप लोगों को दोनों पैराग्राफ? कोई भी कर लो सिचुएशन और NRE रहेगी. ये क्वेश्चन आपको कम से कम ना 3 बार सॉल्व करना पड़ता है, 3 टाइम्स. टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट आपको मिनिमम 3 टाइम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रीड आउट करना पड़ेगा. तो ये प्लीज आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए. लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 CA इंटर के मॉड्यूल में से. ऐसे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप जब पढ़ते हो तो यू अंडरस्टैंड लॉ होलिस्टिकली. ये 10 से 12 मार्क 10 मार्क का क्वेश्चन है, समझो आप. ये 10 मार्क्स का एग्जाम में जुगाड़ है ये, तो इतना आसान नहीं होता 10 मार्क मिलना इधर CMA के एग्जाम्स में. तो लेट्स स्टार्ट विद अदर पॉइंट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. इंडिविजुअल हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है, बाकी सारे इजी है, आप लोगों ने पहले भी अगर पढ़ के रखे होंगे. तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF जो है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF बहुत सारे लोगों को लगता है कि कर्ता के ऊपर डिपेंड है, विच इज रॉन्ग. ठीक है ना. Many people have this understanding. I don't know why they think residential status of HUF depending upon karta. नहीं. Residential status of any business entity depends on management and control.
ठीक है ना। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली या पार्टली लोकेटेड इन इंडिया होगा तो एचयूएफ रेसिडेंट हो जाएगा। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। हाँ, अगर एचयूएफ रेसिडेंट बन जाता है तो ओआर एनओआर बनने के लिए हमें कर्ता चेक करना पड़ता है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है। तो ये एक बात हो गई। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है मॉड्यूल में, मैं वो क्वेश्चन भी ले लेता हूं मॉड्यूल का, तो वो बात भी आपकी खत्म हो जाएगी, बाद में वो पेंडिंग नहीं रहेगा। ये देखो, द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। The business of HUF is transacted from Australia and all policy, all एक दो नहीं, all मतलब 100%, all policies are taken there। जल्दी बताओ, यहां पे आपको मुझे बता देना चाहिए HUF रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट। बाकी लोग बता दो प्लीज। नहीं, नॉन रेसिडेंट आएगा ना मैं सर। भाई नॉन रेसिडेंट ही आएगा ना, सारी पॉलिसी डिसीजंस ऑस्ट्रेलिया से ली जा रही है ना। नॉन रेसिडेंट तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है ना। हाँ, फिर कर्ता का उन्होंने डेटा दिया है, कर्ता ऑफ द एचयूएफ वाज बोर्न इन कोलकाता, विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, आफ्टर 15 years ही कम्स टू इंडिया एंड लीव्स इंडिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। वो डेटा दिया हुआ है कर्ता का आपको जैसा इंडिविजुअल का निकालना है निकाल लो, लेकिन एचयूएफ एनआरआई ये आपको पता होना चाहिए। कर्ता कितने दिन रुका था इंडिया में? 245। तो कर्ता अगर 245 डेज रुका था, 15 साल के बाद आया तो रेसिडेंट रहेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। ये कर्ता हो गया। लेकिन एचयूएफ का क्या करेंगे सर? एचयूएफ का क्या करेंगे? Since the business of HUF is transacted from Australia and policy decisions are taken there, it is assumed that control and management is in Australia, and that is the control is wholly outside India. Therefore, HUF remains non-resident. HUF NR हो जाएगा। आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कंपनी की केस में हमने बात करनी है। कंपनी का केस तो वैसे भी फाइनल लेवल पे आता है, यहाँ पे अभी इतना डिटेल में नहीं है आपको कंपनी का केस। कंपनी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी नहीं है। इट टेक्स मोर देन 4 hours टू टीच कंपनी इन फाइनल लेवल, लेकिन अभी इंटरमीडिएट में उन्होंने खाली रेफरेंस दिया हुआ है, ज्यादा काम का नहीं है। ओके, सो कंपनी के केस में क्या होता है? इट विल बी वेरी सिली क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, सर इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज रेसिडेंट होगा। एम आई राइट? अरे कंपनी अगर आपने इंडिया में इनकॉर्पोरेट की है तो कंपनी तो फ्लाइट में बैठ के कितना जाने वाली है नहीं, तो कंपनी तो इंडिया की है, तो कंपनी हमेशा इंडिया की इंडियन ही रहेगी। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इंडिया में चुना लगाने के लिए आप लोगों ने फॉरेन में कंपनी बना सकते हो? फॉरेन में मतलब टैक्स हेवंस में कंपनी बना सकते हो। इंडिया में कंपनी बनाओगे 30% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है ना। कहीं पे मॉरिशियस में कंपनी बनाओगे तो 2% का टैक्स लगेगा। तो कहां पे कंपनी बनाओगे, जल्दी बोलो? मॉरिशियस। कंपनी तो मॉरिशियस में बनाएंगे, लेकिन मॉरिशियस तो छोटू सा आइलैंड है भाई, अपना मुंबई उससे बड़ा है, ठीक है ना। तो मॉरिशस छोटू सा आइलैंड है, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, बिजनेस तो हम इंडिया में ही करेंगे, हम कहाँ मॉरिशस में जा रहे हैं, हम तो खाली मॉरिशस में कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऑनलाइन होता है सब कुछ, आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन वहां पे कंपनी बना दी, मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में रखा है। तो आपको नहीं लग रहा आप इंडियन गवर्नमेंट को चुना लगाने का ट्राई कर रहे हो? कंपनी वहां पे रख रहे हो, मैनेजमेंट इंडिया में रख रहे हो। तो ये तो चुना है, तो हमको एंटी चुना लगाना पड़ेगा ना। आप अगर टैक्स इवेजन करोगे तो हमें एंटी टैक्स इवेजन लगाना पड़ेगा, एंटी टैक्स इवेजन लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। आपने अगर ये आप अपने आप को अगर शाना समझते हो तो गवर्नमेंट डेढ़ शाना है, ऐसा समझो आपके लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी को भी इंडियन रेसिडेंट बना के दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोलना चालू किया पोएम की बातें। फॉरेन कंपनी का अगर पोएम इंडिया में होगा, पोएम का क्या मतलब होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसके जो प्रोविजन है वो फाइनल में है। पोएम अगर इंडिया में होगा तो सर उसको रेसिडेंट बना देंगे। इवन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विल बिकम कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया। और मुझे बता दो, अगर कोई कंपनी अगर मॉरिशस में है लेकिन उसका पोएम अगर इंडिया में है और अगर हमने उसको रेसिडेंट बना दिया, तो इस फॉरेन इंडियन रेसिडेंट कंपनी का कौन सा इनकम इंडिया में टैक्स होगा? फॉरेन कंपनी को अगर हमने इंडिया में रेसिडेंट बना दिया क्योंकि पोएम इंडिया में है, तो कौन सा इनकम टैक्स होगा? इंडियन इनकम की ग्लोबल इनकम?
ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम। ग्लोबल इनकम। तो तुमने जो चुना लगाने का ट्राई किया था वो चुना इफेक्टिव नहीं रह गया, क्योंकि हमने अभी लॉ में प्रोविजन अमेंड कर दिया है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग मैनेजमेंट इन इंडिया इज अ रेसिडेंट, एंड इफ इट इज अ रेसिडेंट ग्लोबल इनकम विल बिकम टैक्सेबल इन इंडिया। हाँ, लेकिन यूएसए में अभी एप्पल यूएसए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, एप्पल का मैनेजमेंट भी यूएसए में है। होंडा होंडा जो जापान है, होंडा जापान में इनकॉर्पोरेट है, उसका मैनेजमेंट भी जापान में है। तो सर हमें उन कंपनीज को थोड़ी ना क्या रेसिडेंट बनाना है। तो फॉरेन कंपनी का अगर पोएम भी आउटसाइड इंडिया रहेगा तो वो नॉन रेसिडेंट रहेगी। अच्छा, फॉरेन कंपनी अगर नॉन रेसिडेंट बनेगी तो इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगा ना? कौन सा? इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम होगा। अगर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अगर कुछ काम करती होगी, इंडिया से अगर कुछ इनकम कमाती होगी तो उतना ही टैक्स होगा, ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगा। लेकिन इंडियन कंपनी की बात करते हैं, इंडियन कंपनी का पोएम इन इंडिया रहेगा तो रेसिडेंट रहेगी, बराबर ना? इंडियन कंपनी का पोएम इन इंडिया रेसिडेंट, और इंडियन कंपनी का पोएम आउटसाइड इंडिया होगा तो भी, अरे कंपनी इंडिया में रहेगी और अगर आपका पोएम आउटसाइड इंडिया होगा तभी भी तो भी इंडियन रेसिडेंट ही रहेगी। क्यों? इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। हमारी कंपनी हमारी, तुम्हारी कंपनी भी हमारी हो सकती है, ऐसा इंडिया का लॉ है। इंडियन कंपनी के लिए पोएम नहीं देखा जाता, वो तो आप कंफ्यूज ना हो करके मैंने ये बना के रखा हुआ है। तो 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है, 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं। स्वदेशी कंपनी, विदेशी मैनेजमेंट। स्वदेशी कंपनी, विदेशी मैनेजमेंट, बोलो रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? नहीं सॉरी, इजी वाला लेता हूँ। स्वदेशी कंपनी, स्वदेशी मैनेजमेंट। स्वदेशी कंपनी, स्वदेशी मैनेजमेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। रेसिडेंट, ठीक है ना? विदेशी कंपनी, विदेशी मैनेजमेंट? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। विदेशी कंपनी, स्वदेशी मैनेजमेंट? रेसिडेंट। रेसिडेंट। स्वदेशी कंपनी, विदेशी मैनेजमेंट? रेसिडेंट। रेसिडेंट। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट मत देखो, कंपनी स्वदेशी है तो बाबा स्वदेशी कंपनी हमेशा रेसिडेंट ही रहती है, विदेशी कंपनी हमेशा नॉन रेसिडेंट रहती है। विदेशी कंपनी की अगर मैनेजमेंट इंडिया में रहेगी तो ही रेसिडेंट। तो आप देख सकते हो कि 4 में के 3 कॉम्बिनेशन में कंपनी रेसिडेंट बनती है। मतलब एक लौता सिचुएशन बनता है कि आप कंपनी को एनआर बनाओ, आपकी कंपनी भी फॉरेन की होनी चाहिए, मैनेजमेंट भी फॉरेन की होनी चाहिए, तभी कंपनी एनआर बनती है। कंपनी को ओआर एनओआर एप्लीकेबल नहीं होता, कंपनी को खाली आर और एनआर एप्लीकेबल होता है। और कंपनी अगर आर होगी तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, ठीक है ना? वैसे ही एओपी बीओआई का लॉ है 64 का, एओपी बीओआई फर्म, इनका भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखा होता है। होली और पार्टली इंडिया में रहेगा तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया रहेगा तो नॉन रेसिडेंट। होली आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेसिडेंट, इनको एनओआर ओआर एप्लीकेबल नहीं होता। बस रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म। कुछ डाउट है तो पूछो, रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ डाउट है तो पूछो।